हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो विषय रहेगा दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में सिलेबस में है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आते रहते हैं। ठीक है, आज हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक्चुअल में टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड देख लें, इसका डेफिनेशन जान लें कि एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लेंगे, फिर इसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमिक्स के बिल्कुल बेसिक्स में भी आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। हम कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उस एक्सपोर्ट से कुछ हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ हमारा इंपोर्ट होता है। ये जो इंपोर्ट होता है इसके लिए हमें चुकाना पड़ता है। ठीक है, या फिर उसके बराबर वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है उसके बराबर हो, उसके आसपास हो, तो उसको हम दूसरे देश में जो है उसको देते हैं, जो इंपोर्टर होता है। ठीक है, ये कंपैरेटिव एडवांटेज का आपने ज़रूर पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। नहीं पढ़ा है तो कंपैरेटिव एडवांटेज आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है वहाँ पर भी टर्म्स ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट है। तो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम, उसका क्या वैल्यू है, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, ये जो मेजरमेंट है यही टर्म्स ऑफ ट्रेड है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में जाते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो हमारा $120 का है, या आप इसको रुपए में कर सकते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। और इंपोर्ट हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमने चुकाया $150। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 जो है वो 120 से कहीं ज़्यादा है। तो हमने जो पे किया, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, जो चीज़ हम अपने देश में आयात कर रहे हैं उसके लिए हमने 150 पे कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ जो हमने एक्सपोर्ट किया, दूसरे देश को बेचा, उससे हमें सिर्फ $120 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमारा अनफेवरेबल है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ये खराब स्थिति है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, जिसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, या फिर देखिए यहाँ पर प्राइजेस की बात नहीं हो रही है, ना फिर किसी क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो हमने इंपोर्ट किया उसका जो वैल्यू है वो एक्सपोर्ट की कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वो जो क्वांटिटी एंड जो प्राइजेस हैं, वो कॉन्सेप्ट भी हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे, इसको हम कई भाग में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो हमने इंपोर्ट का उसी सेम ईयर में, मतलब जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जिस ईयर में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम ज़्यादा उसके लिए पे कर रहे हैं और एक्सपोर्ट से हमें कम प्राप्त हो रहा है, कम हम अर्न कर रहे हैं। तो ये कंडीशन, दिस टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल टू अवर इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दिया गया, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर टू द रेट एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कंट्री आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री। Thus, it is a measure of the purchasing power of exports of a country in terms of its imports. अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ इस डेफिनेशन में भी है कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें यह भी बताता है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाद में जब आप इंपोर्ट कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए, अपने एक्सपोर्ट से जितना हमने अर्न किया उसको ध्यान में रखते हुए हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये एक डिटीरियोरेशन की कंडीशन ना आ जाए, एक डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिटीरियोरेशन क्या चीज़ है। ठीक है, नाउ व्हेन export prices of a country rise relative to its import prices, it means terms of trade has improved or become favorable. अब यहाँ पे
ये क्या कहता है कि जब आपका एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए फेवरेबल कंडीशन है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडेक्स ऑफ प्राइजेस दिए गए हैं और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइजेस, मतलब कितना हमने इंपोर्ट के लिए पे किया, कितना हमें एक्सपोर्ट से मिला। ठीक है जी, ये यही है, सिंपल चीज़ें हैं। ये साल दिए गए हैं, ये पहला साल है। पहले साल में मान लीजिए कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं नंबर्स, 102 हमें एक्सपोर्ट से मिला, इनको हम यूएस डॉलर मान लेते हैं। आप पाउंड लगाएं, रुपी लगाएं, वो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं जहां आप सुविधा समझें। 98 जो है ये यूएस डॉलर में हमने पे किया। अब देखिए यहाँ पर जो 102 है, एक्सपोर्ट में हमें ज़्यादा मिल रहा है बट इंपोर्ट में हमें बहुत कम पे करना पड़ रहा है। तो दिस कंडीशन, दिस टर्म्स ऑफ ट्रेड कंडीशन इज फेवरेबल टू अवर इकॉनमी। ठीक है, तो और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब ये दूसरे साल में एंटर आप कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट प्राइजेस जो हैं वो घट रहे हैं। यहाँ पर 94 हो गए, मतलब यहाँ पे हमें 6 और 2 8 डॉलर घट गया है, अर्निंग घट गई है। और फिर जब हम इंपोर्ट की तरफ देखें तो वहाँ पर हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा $2 और ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, डिटीरियोरेशन हो रहा है। मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है अब अनफेवरेबल तो है ही, एज वेल एज इट इज़ डिटीरियोरेटिंग। मतलब पिछले साल से जो बेस ईयर हमने लिया, जब हमने उसको कंपेयर किया तो वहाँ से हमने देखा कि हमें इंपोर्ट प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट प्राइजेस जो हैं वो घट रहे हैं। तो ये क्या है, एक डिटीरियोरेशन की कंडीशन है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ हम देखेंगे डेफिनेशन में, ऑन द अदर हैंड व्हेन its import prices rise relative to its export prices, it means the terms of trade deteriorates or has become unfavorable to the economy. तो यही जो है डिटीरियोरेशन कंडीशन है। ये होप मैं समझता हूँ कि आपको जो है समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नाउ इस एग्जांपल्स को हम देख लें, ये बहुत इजी है। पहले साल में 102 है, ठीक है, उसको हम ये जो है 98 इंपोर्ट प्राइसेस, इसको हम 98 इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.04। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डेसिमल हटाने के लिए या परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 104। ठीक है जी, यहाँ हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड 104 है। ये हमारा पहला हो गया। ये दूसरे पे हम आएंगे तो दूसरे साल में हमारा 94 और 100/100, ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 0.94। ठीक है जी, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 94। अब आप देखेंगे कि इस कंडीशन से जब ये दूसरे ईयर में, फर्स्ट ईयर से दूसरे ईयर में हम जाते हैं तो 104 से घट के टर्म्स ऑफ ट्रेड 94 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमारा खराब स्थिति में जा रहा है, बेहतर कंडीशन से खराब स्थिति में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है। जब हम तीसरे साल में जब और ज़्यादा आगे जाएंगे, तीसरे साल में, थर्ड ईयर में, ये जो है 92/99, तो ये हमारा आएगा 0.92 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ये हमारा हो जाएगा 92। अब ये और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रहा है, तो यही कंडीशन जो है और ख़राब होती जा रही है। ठीक है जी, चौथे साल में जब हम जाएंगे तो ये थोड़ा सुधार कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो इंपोर्ट प्राइस है वो 103 है, बट एक्सपोर्ट प्राइजेस हमें 105 मिल रहा है। ठीक है, तो यही टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है कहलाता है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेजरमेंट एक सिस्टमैटिक एक मेजरमेंट है। ठीक है, नाउ अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कितने तरीके के टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं। नाउ 1829-30 में जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक इकोनॉमिस्ट, एक सोशल साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने कुछ एसेज, मतलब कुछ राइटिंग्स लिखी थी। सबसे पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एड्रेस किया था, ऐसे ऑफ द लॉज ऑफ इंटरचेंज बिटवीन नेशंस, और दूसरा जो था ऐसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स ऑफ कॉमर्स अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द कॉमर्शियल वर्ल्ड। तो ये दो ऐसे उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और ज़्यादा मतलब
आगे ज़्यादा जा कर के इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ये चीज़ें पीडीएफ में भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जो आप अगर चाहें तो वेलकम है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, मगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट दे सकते हैं। तो ये 2 एसेज हैं जो कि 1829-30 में ये सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल इसको एड्रेस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ फ्यू स्टेप्स अहेड क्या होता है, आगे जो है रॉबर्ट टॉरेंस नाम के एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट होते हैं। फिर वो अपनी एक जो किताब लिखते हैं 1844 में, वो अपनी एक किताब लिखते हैं 1844 में, जिसका नाम था द बजट ऑन कमर्शियल एंड कॉलोनियल पॉलिसी। ये होती है 1844 में पब्लिश। फिर उन्होंने कुछ कदम और आगे जाकर के थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया, इस पे और अच्छे से उन्होंने लिखा, ठीक है। फिर फाइनल इसका जो फॉर्मेशन होता है 1927 में होता है। 1927 में आपने यूएस इकोनॉमिस्ट के, यूएस के अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का नाम जरूर सुना होगा, फ्रैंक विलियम टॉसिग। फ्रैंक विलियम टॉसिग जो थे, उन्होंने 1927 में एक किताब लिखी जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड। हाउ एवर ओके, इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये सारा पीडीएफ में मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो वेलकम है, ठीक है। तो ये जो किताब है फाइनली वहाँ पर उन्होंने इन कॉन्सेप्ट को, टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है उसको फाइनली जो है उसको फाइनलाइज किया, उसको एक सिस्टमैटिक वे, एक ऑर्गेनाइज वे में उसका फॉर्मेशन किया। नाउ होता क्या है कि अब ये जो है एक अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट के रूप में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यहां पर जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है हम यहीं तक लिमिट करेंगे इस क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर पार्ट 2 और इसी तरीके से 3, 4, 5 में अलग अलग इसको डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि यहां पर जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्राइजेस को कंसिडर करके चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, या फिर जैसे ये 7 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, 7 कैटेगरीज हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। इसलिए फिर क्या होता है, जैसे ये प्राइस को करता है तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है क्वांटिटी को करता है, तो इसी तरीके से उनकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है, एक हद है, एक लिमिट है, ठीक है। तो उसको हम फिर दूसरे क्लास में देखेंगे पार्ट 2 में। अभी हम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पर चर्चा करेंगे। अभी यहां तक आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या चीज है, इसका डेफिनेशन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। ये कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। अब आते हैं हम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। नाउ बात करते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, या फिर इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। सो the commodity terms of trade or net barter terms of trade is defined as the ratio of export prices to import prices of a country। तो जैसा हमने ऊपर समझा सेम वही चीज है, बट यहां पर हम बेस ईयर को कंसिडर करेंगे और फिर बेस ईयर के साथ फाइनल ईयर एंड बेस ईयर के साथ दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें पता लगेगा एक्चुअल में कैलकुलेट करने के बाद कि कितना ये घटा है, क्या ये इंप्रूव हुआ है या फिर ये डिटीरियोरेट हुआ है। तो सिंबॉलिकली जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है, जैसा आप देख रहे हैं px/pm। तो ये इसका जो है फॉर्मूला है। फिर उसको जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो TC जो है वो हमारा क्या है, TC इज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, या कहीं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। PX क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एंड PM इज इंपोर्ट इंडेक्स नंबर है प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सो टू मेजर चेंजेस इन द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड ओवर ए पीरियड, the ratio of change in export prices to the change in import prices is taken, ठीक है। जैसा हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड में ऊपर देखा, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पहला ईयर है,
फिर दूसरा ईयर है, तीसरा ईयर है, चौथा ईयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये डिटीरियोरेट हो रहा है, फिर फाइनली हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यहाँ पे हम बेस ईयर को भी कंसिडर कर रहे हैं, बेस ईयर लेंगे। फिर उस बेस ईयर के साथ फाइनल ईयर जो हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अभी ईयर 2001 या 1999 का वैल्यू ले लिया, प्राइस इंडेक्स ले लिया एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमेशा हम उसकी जो वैल्यू है बेस ईयर की, उसको हम 100 लेकर चलते हैं, ठीक है। और जो फाइनल ईयर की वैल्यू होंगी वो हमारी करंट जो वैल्यू होंगी वो हमारी वैल्यूज होंगी। तो 100 इसको हम इसलिए लेके चलते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, डेसिमल्स को एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब हम 100 इसको मानकर चलते हैं बेस ईयर का, तो जो करंट जो हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आएगा या फिर कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू आएगी, अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो इसका मतलब है कि ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, और अगर ये लेस देन 100 है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिटीरियोरेट हुआ है। मतलब कि जो बेस ईयर में जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड था या कहीं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था, उससे ये घट गया है। मतलब वहां पर बेस ईयर में वैल्यू जो थी वो हमारी ठीक थी, और अगर ये 100 से कम है तो इसका मतलब ये करंट ईयर में डिटीरियोरेट हो रहा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। चलिए, टू मेजर चेंजेस इन द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड ओवर ए पीरियड, द रेशियो ऑफ द चेंज इन एक्सपोर्ट प्राइजेज to the change in import prices is taken. Then the formula for the commodity terms of trade is given by, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आप ये देख रहे हैं, ये फॉर्मूला जो है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है, वेयर द सबस्क्रिप्ट 0 and 1 रिप्रेजेंट द बेस एंड द फाइनल पीरियड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टू मेक इट इन इंडेक्स इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो फाइनली आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? हम उसको 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक सेकेंड, PX1 का मतलब है करंट ईयर, करंट प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एंड बेस ईयर जो है वो हमारा क्या होगा, PX0 होगा। 0 हमें बेस ईयर डिनोट कर रहा है। उसके बाद PM1 जो है इंपोर्ट जो है ये हमारी करंट वैल्यू है, करंट प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स, और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो प्राइजेस को लेकर चलता है कि आपने कितना इंपोर्ट किया, उसकी वैल्यू क्या, उसका प्राइस क्या, और जो आपने एक्सपोर्ट किया उसका प्राइस क्या है। तो बेस ईयर जो है ये हमारा इस तरीके से होगा PM0, और जो फिर फाइनली जो हमारा आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी यहाँ पर कम है। अब मान लीजिए कंसिडर करते हैं कि एग्जाम्पल को, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, लेट द 1989 बी द बेस ईयर। तो 1989 एक हमने एक ईयर ले लिया, और उसके बाद जो फाइनल ईयर हम उसके साथ जो कंपैरिजन करेंगे वो हम देखेंगे 1999 को। अब देखेंगे कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो 1989 में बेहतर था या फिर ये 1999 में बेहतर है। तो अगर ये डिटीरियोरेट है, मीन्स अगर ये अनफेवरेबल था 1989 में, तो क्या ये 1999 में और भी ज़्यादा अनफेवरेबल हुआ है, मीन्स डिटीरियोरेट हुआ है, या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। तो इसको हमें जांचने के लिए क्या करना होगा, बी द फाइनल ईयर वी एक्सप्रेस बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइजेज इन 1989 एज 100। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी जो वैल्यू है बेस ईयर को हमेशा हम 100 लेंगे, 100 हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि करंट ईयर की वैल्यू अगर 100 से अधिक आती है तो इसका मतलब ये हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, और अगर ये लेस देन 100 आएगी तो इसका मतलब ये डिटीरियोरेट हो रहा है, अनफेवरेबल है। मतलब ये 1989 हमने बेस ईयर को 100 मान लिया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की दोनों वैल्यूज को,
ठीक है। और करंट ईयर की जो वैल्यू है वो यहाँ दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है ये 90 है एंड इंपोर्ट की जो है वो 150 है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करके ये कैसे काम करता है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, अब उस फॉर्मूले में हम वैल्यू अपनी पुट करेंगे। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, Px1 अपॉन Px0 अपॉन Pm1 अपॉन Pm0। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसको हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो Px1 की जगह करंट वैल्यू आएगी। देखिए, नाउ सपोज दैट द एंड ऑफ द 1999 इट इज फाउंड दैट द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिक्रीज टू 90। तो यहाँ पर 1999 हमारा करंट ईयर है, तो इसको हम 90 लिखेंगे। अब हमारा जो बेस ईयर है उसको हम हमेशा 100 लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए 100 ले लिया अपॉन। अब इंपोर्ट पर आ जाइए। अब देखिए इंपोर्ट जो है एंड इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस रोज टू 150, ठीक है। अब यहां पर 150 जो है हमारा जो इंपोर्ट प्राइसेस है 150 है, तो यहां पर हम 150 लिखेंगे करंट में और बेस ईयर इसका जो 100 लेंगे। उसके बाद इसको हम इसमें थोड़ा काट छांट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि 100 से 100 गया। उसके बाद आगे ये हुआ 90 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद फर्दर ये हुआ 9 अपॉन 15, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारा हुआ 3 अपॉन 5। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.6। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आया 60। अब यहां पे होता क्या है कि इस 60 का मतलब है ये 60% ही बचा है। तो जब हमने बेस ईयर को हम हमेशा 100 मान के चलते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 100 से अधिक इसकी वैल्यू आती है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये फेवरेबल होगा। अगर ये लेस देन 100 होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिटीरियोरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 और इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 60 को माइनस करेंगे 100 से, तो ये हमारा होगा 40। इसका मतलब ये है कि ये बचा 40%। 100% हमने इसको माना, तो यहां पर ये चेंज हो गया हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। 1989 में ये 100% था और अब ये घट के 1999 में 1999 में ये बचा 60%। तो यहां पर इसमें डिटीरियोरेशन जो रेट आया, डिटीरियोरेशन रेट आया 40% का, ठीक है जी। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। 60% बचने का मतलब है कि 40% का डिटीरियोरेट हो रहा है इसके अंदर। जो ये जो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये 40% से घट गया है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से ये एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, और इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इसमें हमने ये जो है एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है ये हमने 150 ली है, ठीक है, और इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो 120 हो गई है यहाँ पर। देन द टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड हैव चेंज टू 150 अपॉन 20 इंटू 100। तो इसमें बेस ईयर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वो हम 100 लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। और जो इसका आंसर आएगा वो कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ठीक है, तो उससे मुझे पता लगेगा कि कितने लोग जो हैं इसको समझने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि 150 हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, फॉर्मूला क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 अपॉन 100 अपॉन 120 अपॉन 100, ठीक है जी। ये हमारा टीसी हो गया। अब इसको फाइनल जो आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितना हुआ है, ठीक है।
और ईयर आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, या फिर आप 1989 या रियल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये टॉपिक समझ आया होगा यहाँ तक आपको। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इन लिमिटेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 6-7 इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर ये जो है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये खत्म हो जाएगा, करेक्ट। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट। क्या लिमिटेशंस हैं जो अभी तक हमने स्टडी किया, वो मैं समझता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड या कहें कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि पहली जो लिमिटेशन है द मेथड यूजेस, मतलब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड यूजेस एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स एंड इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। तो ये बेसिकली जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये बेसिकली प्राइजेस को लेकर चलता है, बाकी चीज़ों से इसे कुछ लेना देना नहीं है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्वांटिटी है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंट्री, प्राइस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों पर जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे बाकी चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या अफेक्ट होंगी, कितनी चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स उससे अफेक्ट होंगे, तो उनसे इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स एंड इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स को जो है लेकर चलता है। उसके बेसिस पे आपको बताएगा कि आपकी कैपेसिटी है और इंपोर्ट करने की या आपकी कैपेसिटी नहीं है। बाकी जो बैलेंस ऑफ जो हमारा पेमेंट्स होता है, ठीक है, अगर उसमें कोई डिसइक्विलिब्रियम है तो उसके बारे में भी करेक्शन करने का इस पे बस कोई जो है कोई आपको इससे एडवांटेज नहीं मिलता है, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा जो है limitation है, the concept of net barter terms of trade does not take into account the changes in the quality of the products or the introduction of new goods into internal trade during the period between the base year and the final year। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का, ये जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की उसको इंक्लूड नहीं करता, उसको कंसीडर नहीं करता। इसको सिर्फ प्राइस के इंडेक्सेस चाहिए आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के। और एक चीज़ इसमें यह है कि इन बिटवीन उस बेस पीरियड या फाइनल ईयर में, ठीक है, अगर कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है तो उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ प्राइजेस से ही लेना देना है। क्या चीज़ इंक्लूड हो रही है, कितनी इंक्लूड हो रही है, क्वांटिटी कितनी उसमें जो है इंक्लूड हो रही है, कितनी एक्सक्लूड हो रही है, उस चीज़ को ये कंसीडर नहीं करता है। तो इसके अपने बहुत जो है लिमिटेशंस है। नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग द पीरियड ओवर विच द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर टू बी कैलकुलेटेड। अब मान लीजिए कि पीरियड बहुत लंबा है, जैसे हमने एक पीरियड लिया 1989 से 1999, ये इतना लंबा पीरियड है कि इसमें आपको मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेंगे। बट मान लीजिए कि आपको शॉर्ट पीरियड जो है आपका है तो कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहाँ पर है? कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एक इकोनॉमिस्ट या एक रिसर्चर के लिए ये एक प्रॉब्लम है कि कौन सा कितना कहाँ तक वो बेस ईयर, कहाँ तक फाइनल ईयर, कहाँ तक वो कंसिडर करके चले जहाँ से उसे जो है उसके डिजायर्ड रिजल्ट उसे मिल जाए, ठीक है। Fourth, the limitation is the concept of commodity terms of trade shows changes in export and import prices but does not show how such prices change। तो over a period of time आपने उसमें export prices को देखा, import prices को देखा, but वहाँ पर जो ये क्योंकि indexes पर ऑलरेडी जो इंडेक्स बनी हुई है उसको ये लेकर चलता है। अब वो इंडेक्स में जो प्राइजेस हैं वो मान लीजिए कि ये जो ए प्रोडक्ट है अभी वो मान लीजिए कि वो 120 रुपये का है, अभी उसका प्राइजेस जो है बढ़ करके 100 मान लीजिए कि उसका 130 हो गया है। तो उसका किस तरीके से जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा कि ओवरऑल जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्राइजेस जो हैं वो कितना बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, कितना घटा है, उसको ये लेकर चलता है, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कैपेसिटी टू इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री।
तो यहाँ पर जो मेन जो इसमें चीज़ है फिफ्थ लिमिटेशन में 0.5 में, कि यहाँ पर जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंट्री है, मतलब जो आपके फैक्टर्स की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कैपिटल या फिर आपकी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। सिक्स्थ है, इफ देयर इज ए डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, डिसइक्विलिब्रियम है, तो उसका करेक्शन का उसमें इसके पास कोई वो नहीं है। तो आगे जो टॉसिग हैं, जो प्रोफेसर टॉसिग हैं, टॉसिग हैज कंसिडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट वो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अब सातवां जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि नॉन मर्केंटाइल एंड मर्केंटाइल आइटम्स में ये जो है डिफरेंस करता है, मतलब कि जो हमारे टेंगिबल जो आइटम्स हैं, टेंगिबल गुड्स एंड नॉन टेंगिबल गुड्स होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो इसको आप स्टडी कर लें। तो यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ टेंगिबल आइटम्स को, जो फिजिकल या फिर जो आइटम्स जो गुड्स जिन्हें टच किया जा सकता है, जिनकी क्वांटिटी जिनके काउंट किया जा सकता है, तो उनको ये कंसिडर करता है, नॉन टेंगिबल को ये नहीं लेके चलता है। ठीक है, तो टेंगिबल एंड नॉन टेंगिबल आप ज़रूर पढ़ें, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि टेंगिबल गुड्स क्या है और नॉन टेंगिबल गुड्स क्या है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है या कहें कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। एंड जो हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो डेफिनेशन यहाँ लिया वो आपको समझ आया होगा। एंड ये जो हमने इसका हिस्ट्री, जो हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ा, कहाँ से इसका ओरिजिन आया, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो ये नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी इस क्लास में, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।